हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। अब इनके कुछ स्पेशल केसेस है, अगर इन दोनों के बीच में थीटा ज़ीरो हो जाए या वन हो जाए उस केस में ज़ीरो हो जाए तो कॉस थीटा क्या होगा, वन होगा। उस केस में जो आपका ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। और आई जे के क्या होते हैं, तीन आपके एक मिनट, ये आपको शायद पता होगा कि आप यूनिट वेक्टर्स देते होते एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तो आपको सबको पता है। एक्स डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन के अंदर कई लोग इसको एक्स कैप भी लिखते हैं, डिपेंड्स आपकी मर्जी। इसी तरह वाई डायरेक्शन के अंदर जो आपका वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप, या आप लिख सकते हैं वाई कैप, वन एंड द सेम थिंग, नोटेशन में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। जेड डायरेक्शन में ऐसे ही क्या होगा, के कैप, या इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड कैप। ठीक, तो इनका जो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे सेम उसका, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा। ठीक, तो उसके बाद क्योंकि क्या होता है, आई क्या है, इसे अगर मैं करके भी दिखाती हूँ आपको, आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या होगा, आई इंटू आई कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो क्या 0 डिग्री तो वन ही होगा। तो और आई स्क्वायर इंटू 0 क्या होगा, वन, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो फाइनली मेरे पास जो आई कैप आई आता है वो क्या आएगा, वन आएगा। तो इसी तरह जितने भी सेम डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, वन होता है। अगर दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, उस केस के अंदर हमारे जो ए डॉट बी है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक, तो इससे पता लगता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि हमारे जो सी ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दोनों तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो भी आई जे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसीलिए दो नॉन आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, आई कैप जे कैप है ना, जे कैप के कैप, या के कैप आई कैप, कोई भी, तो उनके बीच में जो उनका जो उनका फाइनली डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह का केस ले लूँ, तो इस तरफ क्या है आई कैप, यहाँ क्या है जे कैप, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यानी आई जे कॉस ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये तो पूरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यानी आई कैप डॉट जे कैप। इसी तरह चाहे आप जे कैप डॉट के कैप करें, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आई जे के। तो फाइनली जो इन 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 नॉन आइडेंटिकल इनके बीच का जो आएगा ना आपका रिजल्ट, वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट का। अगर ये एंटी पैरेलल हो दोनों वेक्टर्स, तो क्या होता है, थीटा 180 डिग्री होता है। उस केस में आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है अब डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। और डॉट प्रोडक्ट अगर आप किसी चीज़ का उसी एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होगा, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अगर आप ए का डॉट प्रोडक्ट निकालें लैम्डा बी से, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और बाकी वेक्टर्स का आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द So now we are having a problem, that is a constant force 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap Newton produces a displacement of 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. What is the work done? अब इसमें डॉट प्रोडक्ट आपका यूज़ होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ जो दिया हुआ है उसे एज सच रखिए डॉट। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें लेना है तो क्या होता है, ये 2 इंटू टू, आई कैप को आई कैप के साथ लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं रिप्रेजेंट किया, वैसे सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, 2 इंटू टू आई कैप डॉट आई कैप होगी। ठीक, स्केलर को बाहर लेकर के वेक्टर्स का लेते हैं ना वैसे तो। और फिर क्या होगा, 3 इंटू टू जे कैप डॉट जे कैप प्लस, बट आपको पता है कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट या जे कैप यानी सिमिलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, वन आता है उनका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो फाइनली उन्हें हमने निगलेक्ट किया, क्योंकि वन ही आना है जो रिजल्टेंट है आपका रिजल्ट है।
तो उसके बाद सिर्फ हम इन स्केलर्स को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4, 9 एंड 16 तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 29 जूल्स। ठीक, ये तो था आपका डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला या और क्या लिखा लीजिए प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। वो जो डॉट प्रोडक्ट था आपका वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट था। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। यानी ए क्रॉस बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये कुछ तीसरा वेक्टर सी आएगा मेरे पास, जिसका वैल्यू क्या होगी ए बी साइन सी डायरेक्शन, सी कैप या एन कैप जो भी आप लिख सकते हो। यूनिट सी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक, सो डायरेक्शन ऑफ सी और सी कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द ए एंड बी। यानी ए क्रॉस बी मान लीजिए इस प्लेन में है तो आपकी जो सी कैप की डायरेक्शन होगी ना वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं इसके अंदर, क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में क्या होगा आपका कि जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। उसके दोनों ही केस में आपका जो साइन थीटा है वो क्या होता है 0 होता है। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर वेक्टर का क्या होता है 0 होता है। जैसे लास्ट में जो सिमिलर वेक्टर का जो क्या था डॉट प्रोडक्ट था वो 1 था, यहाँ क्या होगा 0 होगा। रीज़न ऑफकोर्स आपको पता ही होगा। नाउ व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो थीटा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा और साइन थीटा आपका क्या होता है 1 होता है। तो उस केस में जो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू के कैप, जे क्रॉस के क्या होगा आपका आई कैप एंड के क्रॉस आई क्या होगा आपका जे कैप। ठीक, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ये तो आपका जो वेक्टर्स अभी तक आपने किए हैं क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन अ XY प्लेन with a uniform velocity v, let O be the origin. Let the position of the particle at any instant of time is at A at time t1 and at position B at time t2. तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा r2 minus r1. Now OA क्या है, r1 is the position vector of vector A from origin and r2 is the position vector of B with respect to the origin. So in time interval of t2 minus t1 the displacement क्या आएगी आपकी AB आएगी। वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा दैट इज ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं रखूँ तो मेरे पास फाइनली ए बी की वैल्यू क्या आती है r2 माइनस r1 आती है। तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी फाइनली r2 माइनस r1 और कितने टाइम में हुई है वो हुई है t2 माइनस t1 टाइम। ये आपको क्या बताएगी वेलोसिटी बताएगी। नाउ वी मूव टू द इक्वेशन ऑफ मोशन। वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे r2 माइनस r1 इज इक्वल्स टू v इंटू t2 माइनस t2। तो ये हमारे पास r2 को हम लोग एक तरफ कर लेंगे और फाइनली मेरे पास ये जो इक्वेशन आएगी r2 इज इक्वल्स टू r1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1 वो क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। प्लेन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 लेट ऑब्जेक्ट बी एट a वेयर पोजीशन वेक्टर इज r0 एंड x0 एंड y0 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a. लेट द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम पॉइंट b आफ्टर सम टाइम t हुज पोजीशन वेक्टर इज r. ठीक, ये तो आपको इक्वेशन आ गई। अब हमने नेक्स्ट फर्दर शुरू किया है कि अगर t इक्वल्स टू 0 है उस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है a पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या दिया है r0 दिया है। r0 किसके लिए जब t इक्वल्स टू 0 है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के वो क्या लिए हैं x0 y0 लिए हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे जाता है आफ्टर टाइम t उस केस के अंदर जो आपका रिजल्टेंट आपका जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा b का r हो जाएगा।
नाउ जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी उसी में अगर आप R2 को R से रिप्लेस करें और R1 को R0 से, T2 को T से और T1 को 0 से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये आएगी, दैट इज R इज इक्वल्स टू R0 प्लस VT। ठीक, फर्दर ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी जब आपने टाइम को स्पेसिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट है Vx एंड Vy विद द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। v को हमने क्या किया, कंपोनेंट में तोड़ लिया कि Vx इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड Vy इज द कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली जो पोजीशन वेक्टर r है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप के फॉर्म में। सिमिलरली आर नोट को क्या लिख सकेंगे, क्या डिपिक्ट करेंगे हम लोग, विच इज़ फॉर एट टाइम इक्वल्स टू 0, दैट इज x नॉट आई कैप प्लस y नॉट j कैप। ये जो वैल्यूज़ हैं अगर इन्हें मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करती हूँ, ठीक, इक्वेशन 3 क्या आती है मेरी, लेट मी शो यू वंस अगेन, दिस वाज द इक्वेशन 3, R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस V T2 माइनस T1। इसमें जो ये वैल्यूज़ हैं अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशंस आती हैं। ठीक, ये इक्वेशंस बनने के बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है अब कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं आई कैप के या जे कैप के, मैं दोनों तरफ से क्या कर लूँगी, उन्हें अलग करके इक्वेट करूँगी। ठीक, तो उसके बाद जो मेरे पास अब रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाएगा। ये कब आया, जब मैंने आई कैप और जे कैप के जो वो हैं इक्वेशंस हैं वो इक्वेट की हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट की हैं। तो ये क्या है, ये आपकी 2 डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आती है इक्वेशन ऑफ पाथ, हम निकालेंगे। अगर आप ये इक्वेशन जो आपकी 5 है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, इसमें से अगर आप t को एलिमिनेट करें और उसे 6th में रख दें, ठीक है, वी वाई टी की जगह ये वाला t कहाँ से एलिमिनेट होके आए, 5 से, इसमें पुट कर दें तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, ये ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन दिखा रही है, जिसमें आपका m क्या है, स्लोप क्या है, वी वाई अपॉन वी एक्स आपका स्लोप है। तो इससे ये क्या पता लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल वो क्या फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। हैंस द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर 2 डायमेंशन के अंदर आपका कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ये हमें यहाँ से पता चली है। हम बेसिकली मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ हमने दिखा दिया वो थ्रू ग्राफिकल मेथड एज वेल। नाउ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। अगर प्लेन में कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय कांस्टेंट अमाउंट। ठीक, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, suppose the object is at point a at time t1 and it is at b at time t2। ये टाइम t1 पे है a पे और टाइम t2 पे कहाँ पहुँचा है, b पे। ये नहीं, अगर मैं मानती हूँ टाइम t2 माइनस t1 पे, तो वो कहाँ होगा, इस केस के अंदर जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा वो t2 माइनस t1 पे होगा, और कितना होगा, r2 माइनस r1। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था उससे हमने ये रिलेशन ऑब्टेन किया, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम टेकन कितना हुआ, t2 माइनस t1। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूँ, ठीक, तो मेरे पास कुछ ये रिलेशन निकल करके आएगा। इसी में मैं देखूँ अगर इक्वेशन नंबर 7, इसी में मैं पुट करूँ कि एट t इक्वल्स टू 0 पे अगर आपका पार्टिकल a पे है और उसका पोजीशन वेक्टर r नोट, सेम सिचुएशन है जो हमने लास्ट केस में ली थी यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी के केस में, और जो वेलोसिटी है उसको मैंने u ले लिया, लेकिन आफ्टर टाइम t जब आपका पार्टिकल b पे है उसकी वेलोसिटी हमने क्या ली है, v ले ली। ठीक, नाउ रिप्लेस v1 बाय u दैट इज बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड v2 बाय v दैट इज फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास जो इक्वेशन 7 से इक्वेशन 8 निकल करके आएगी वो क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसी को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मैं शो करती हूँ तो क्या होगा, दैट इज़ यू को ही 2 कंपोनेंट में मैं तोड़ूंगी, v को भी और a को भी, एक्स वाई दोनों कंपोनेंट्स के अंदर। तो और जो ये वैल्यूज़ हैं v की, u की और a एंड t a की, ये मैं क्या कर रही हूँ, इस 8th इक्वेशन में रख रही हूँ दोनों कंपोनेंट्स।
और फाइनली वही जो सेम हमने लास्ट उसमें किया था, हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आएंगी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग बी एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस. सो अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है आपकी, वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. You know the displacement and you know the time taken by forming a relationship between them by rearranging we can easily calculate the displacement. And the final आप कह सकते हैं distance. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इससे निकल सकती है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का एवरेज हम निकालें तो वो कुछ ये इक्वेशन आएगी. अब इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करें तो मेरे पास क्या आएगी, यानी जो हमारी इक्वेशन ये R2 थी उसमें हमने इस वेलोसिटी की जगह किसको पुट किया है, एवरेज वेलोसिटी को पुट किया है. तो मेरे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगी. ठीक, ये आ गई. इसको अगर हम लोग क्या करें, V2 को हम लोग ने V2 की जो वैल्यू है हम किस इक्वेशन से, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में V2 की वैल्यू निकाली थी उससे अगर हम लोग पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, V1 प्लस T2 माइनस T1, दैट इज़ ये जो वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन 7. ये जो हमारी वैल्यू थी V2 इक्वल टू V1 प्लस T2 माइनस T1, अगर मैं इसमें पुट करती हूँ इस V2 में तो मेरे पास फाइनली ऑन रीअरेंजिंग जो रिलेशन आएगा, जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी. ठीक, नेक्स्ट वही अगर मैं R0 को क्या मान लेती हूँ, आपका पोजीशन वेक्टर मान लेती हूँ एट इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, u होगी. नाउ रिप्लेसिंग R2 बाय R एंड R1 बाय R0, सिमिलरली V1 बाय U एंड T1 बाय 0 एंड T2 बाय T इन द अबव इक्वेशन विल हैव दिस इक्वेशन. ठीक, तो ये जो फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कंपोनेंट, वो उसकी जो इक्वेशन आ जाएगी ये आएगी हमारे पास. इसे ही मैं अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करूं और इक्वेट करूं इनके जो उनसे कंपोनेंट हैं, तो मेरे पास जो फाइनली 2 डायमेंशन के अंदर मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी ड्यू टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये जो इक्वेशन है मोशन की वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है. ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोशन इन अ प्लेन, जिसकी जो हमने डिफरेंट फार्मूलाज और डेरिवेशंस थी वो कुछ मैंने कैलकुलेट किए हैं. वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, येट you have to do it. So this is all about vectors. Hope you understood the concept well. If you have any sort of query or question, you may ask me in the comment box given below. Thank you so much. Please do subscribe my channel.